हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लेक्चर 2। हम लेक्चर 1 आपका प्रोवाइड कर चुके हैं पहले वीडियो में। आपका यहाँ पे हिस्ट्री क्लास चल रहा था, क्लास 6 हिस्ट्री चल रहा था, हमारे अतीत। ये हमारे बुक का नाम है, हिंदी मीडियम का। तो हम लेसन फर्स्ट पढ़ा रहे थे, उसका लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है। आज हम लेक्चर 2 लाए हुए हैं, लेक्चर 2। तो इसमें देख लेते हैं हम कहाँ तक कवर किए थे फर्स्ट वाले वीडियो में। आपका हम यहाँ सिंधु घाटी तथा उनकी सहायक नदियों का पता लगा लिए थे। हम यहाँ पे मैपिंग में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। हमें यहाँ से स्टार्ट करना था। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। इसमें देख लेते हैं गंगा और इसकी सहायक नदी सोन कहाँ है। इस मैप में है आपका, यहाँ पे गंगा है और इसके सामने ये हमारा सोन सहायक नदी है गंगा की। तो बात यहाँ पे आपका नहीं ख़त्म होता है। अपने नोट्स में देखेंगे आपका मेन चीज़ क्या है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, ये आपका मेन टॉपिक हो जाता है, क्वेश्चन हो जाता है। तो आपका यहाँ पे ध्यान दें कि कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका दो नदियाँ यहाँ पे मिल रही हैं, गोदावरी और कावेरी। आपकी कावेरी नदी दक्षिण भारत की एक तरह की गंगा ही है और गोदावरी नदी भी दक्षिण भारत की गंगा ही कहा जाता है। तो गंगा के दो नाम हैं। नेक्स्ट क्या पॉइंट दिया हुआ है, कावेरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है जबकि गंगा पूरे भारत में सबसे बड़ी नदी है। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है क्योंकि इसका प्रवाह सहायक नदियां भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गोदावरी नदी भारत के दक्षिण भारत में भाग में सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह 3 राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से होकर बहती है। इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है, इसीलिए इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। ये आपका आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और आपका तेलंगाना यहाँ से आपका ये नदी बहती है, इसीलिए इसे दक्षिण भारत की नदी कहा जाता है। इसका पूरा टॉपिक देखते हैं क्या कह रहा है इस टॉपिक में। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता था। तो आपका ये जो ऊपर वाला जो है यहाँ पे, ये जो नदी है आपका बिहार साइड में माना जाता था प्राचीन टाइम में। तो इसमें प्राचीन काल में वर्तमान बिहार नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और इन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। मतलब पहले के लोग भी यात्रा करते थे, यहाँ से वहाँ जाते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। कभी कभी हिमालय जैसी ऊंची पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। मतलब जो काम, किसी को कोई काम की ज़रूरत पड़ जाता है, जैसे यहाँ से लोग विदेश जाते हैं, वैसे ही वहाँ पे लोग थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे अपने काम के लिए। या फिर कोई घटनाएं घट जाती थी, मतलब भूकंप आ गया या कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाएं घट जाती थी, इसलिए उनको छोड़ना पड़ता था अपना स्थान। अब इसके आगे देखते हैं।
यात्रा करते थे संभव नहीं था। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र में पर विजय हासिल करने के लिए भी जाते थे। अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में भी कभी जहाजों में अपने हाथ मूल्यवान वस्तुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। अपने वस्तुओं का मीन्स कोई भी चीज़ मतलब बनाते हैं या फिर कोई यहाँ पे चावल जैसे ज़्यादा होता है तो हम दूसरे को बेच देते हैं। वैसे ही वहाँ पे भी होता था, पहले के लोग भी ऐसे ही करते थे, अपनी वस्तुओं को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते थे, बेच देते थे। धार्मिक गुरु लोग भी शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थान को खोजने की चाह में उत्सुकवास भी यात्रा भी करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानना और अवसर मिलता था। मतलब दूसरे के मन में क्या चल रहा है, उनके विचार क्या हैं, उस तरह जानने के लिए उनको अवसर मिलता था। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? एक बार फिर मानचित्र को देखिए। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इन महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा को निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। उन्होंने ऐसे चाहा वे ऐसे कर सके। वे पर्वत ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। महाद्वीपों के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए, यहीं बस गए। लोगों के इस आगमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों के लिए पत्थर तो तलाशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे से विचार करने के अपनाने लगे। तो पहले के लोग जो थे, जैसे अभी हम कहीं घूमने जाते हैं, यहाँ पे पहले देख लेते हैं मानचित्र में आपका पहाड़ी है, पहाड़ी यहाँ पे है, पहाड़ियों पे बड़े बड़े झील जो हैं वहाँ घूमने जाते थे पहले के लोग। तो यहाँ पे आपका है तो इतिहास के स्रोत हैं 4। कौन कौन से हैं? पांडुलिपि, अभिलेख, तीसरा है सिक्के, चौथा है आपका पुरातत्व स्थल। तो इसको हम एक एक करके डिफाइन करते हैं। आपका फर्स्ट दिया हुआ है पांडुलिपि। पांडुलिपि वो है जो हाथ से लिखा गया हो, हस्तलेखन। अभिलेख वो है जो पत्थरों पे लिखा गया हो। सिक्के पे जो आपका सिक्का है उसके ऊपर कुछ डिज़ाइंस या फिर पुराना सिक्का जो है या फिर पहले के लोग जो राजा महाराजा होते थे उनके टाइम में उनके टाइम में ये सिक्के होते थे। पहले में जैसे इस टाइम मोदी जी हैं तो इस टाइम के जो सिक्के होंगे कुछ बदलाव आए होंगे। हाँ, पहले के जो सिक्के थे उस टाइम के राजा थे तो उनके विचार के अकॉर्डिंग वो सिक्का चेंज हुआ होगा, उसमें कुछ वो बदलाव लाए होंगे, नया कुछ उसमें ऐड किए होंगे। अब इस टाइम के भी कुछ नया ऐड किए होंगे तो इससे कंपेयर करेंगे तो कुछ न कुछ आपका डिफरेंट दिखाई देगा। तो उसी को हम बदलाव को ही सिक्के के रूप में मानते हैं। आपका ये है पुरातत्व स्थल, जो हम पुरानी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, वो आपका पुरातत्व स्थल हो जाएगा। एक एक चीज़ को समझ लेते हैं। पांडुलिपि, पांडुलिपि को हम सिंपल भाषा में समझें तो आपका पांडुलिपि उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्ति द्वारा हाथ से लिखी गई हो, जैसे हस्तलिखित पत्र, मुद्रित किया हुआ या किसी अन्य विधि से किसी दूसरे दस्तावेज से यांत्रिक, विद्युत,
ऋतिक से नकल करके तैयार सामग्री पांडुलिपि नहीं कहलाती है। किसी का चीटिंग करके लिखा गया उसको पांडुलिपि नहीं कहते हैं। आपका हस्तलेखन खुद से जो लिखा रहता है उसको हम पांडुलिपि कहते हैं। आपका ये पांडुलिपि में हाथ से लिखी गई हुई किताब को पांडुलिपि कहते हैं। ये आपका शॉर्ट है नोट। छपाई प्रिंटिंग की तकनीक के आविष्कार से पहले किताब को हाथों से लिखा जाता था। शुरू की पांडुलिपियों को ताड़ के पत्तों या फिर भोजपत्र पर लिखा जाता था। आपका इसको भी स्टोर करके रख देते थे लोग। मंदिरों में आपका मिला था ये सारे चीज़। पुरानी पांडुलिपियों से धार्मिक विश्वास और रीतियों, राजाओं, दरबारों, विज्ञान, कविताओं आदि के बारे में प्रचुर जानकारी मिलती थी। अब जैसे पहले के लोग राजा महाराजा जो थे उस टाइम में तो आपका कॉपी या फिर कुछ ऐसा चीज़ नहीं चला था। उस टाइम में आपके पास पत्ता थे, जो पेड़ के पत्ते होते हैं ना, भोजपत्र, उस पे लिखते थे लोग। और जो दरबारी राजा अपने दरबारियों को कुछ बता देते थे कि ये लोगों तक पहुंचा दो, तो वो लिख लिख कर बता देते थे कि ऐसा है, या फिर उसको स्टोर कर देते थे लिख कर। नेक्स्ट है आपका अभिलेख, जो पत्थरों पे लिखा गया हो। पत्थरों पे लिखा गया हो उसे अभिलेख कहते हैं। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को कहते हैं। प्राचीन काल में से इसका प्रयोग हो रहा है। शासक इसके द्वारा अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोगों उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और पालन कर सकें। आधुनिक युग में भी इसका प्रयोग हो रहा है। जैसे पहले के राजा महाराजा थे, उस टाइम में पत्थर पे लिखवा कर अपने जो उनके आदेश रहते थे कि हमारे आदेश का पालन करें, जो राजा अपने सैनिकों को भेज देते थे कि यहाँ पे जाकर पत्थर पे लिख दो और वो स्टोर रहेगा, वहीं पे आपका रहेगा कि कोई उसे हटा भी नहीं सकता। आपका वो खराब भी नहीं हो सकता, हमारे आने वाली पीढ़ी भी उसे देख सके। ऐसे टाइम में लोग सोचते भी थे, तो वो उन्हें वहाँ पे गड़वा देते थे। किसी पत्थर पर उकेरे हुए लेख को अभिलेख कहते हैं। किसी पांडुलिपि की तुलना अभिलेख बहुत लंबे समय के लिए संरक्षित रह सकता है। ज्यादातर अभिलेखों में किसी राजा की घोषणा या आदेश मिलते हैं। जैसे ये जो अभिलेख लिखे गए हैं, ये सारे राजा के आदेश ही हैं जो यहाँ पे लिखे गए पाए मिले हैं। हाँ, ऐसी घोषणाओं को अभिलेखों पर इसलिए लिखवाया जाता था ताकि अधिक से अधिक लोग उन्हें पढ़ सकें। कुछ अभिलेखों में राजाओं, व्यापारियों और अन्य लोगों द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के बारे में लिखा गया है। ऐसे अभिलेख अक्सर संस्कृत या प्राकृतिक या तमिल में लिखे गए थे। आपका ये जो अभिलेख मिलेगा ज़्यादातर संस्कृत, प्राकृत और तमिल में मिलेगा। ये आपका मेन टॉपिक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं आपका सिक्के। सिक्के किसी दौर के इतिहास लेखन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि सिक्के प्राथमिक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। आजकल की तरह प्राचीन भारतीय मुद्रा कागज निर्मित नहीं, बल्कि धातु के सिक्के के रूप में थी। प्राचीन सिक्के धातु से बने रूप थे, तांबे, चांदी, सोने, शीशे के बने थे। अब जैसे आपका ये पत्थर है, इससे तुलना करेंगे, आपका अभिलेख पहले आया था। जब यहाँ पे इंसान को धातु का पता लगा, चांदी का पता लगा, तो जाके सिक्का बना। तो सबसे पहले आपका
अभिलेख ही आया सबसे पुराने में। इसके शॉर्ट नोट, सिक्के पर अवसर उसे जारी करने वाले राजा की तस्वीर रहती है, इसलिए सिक्के से उस समय के राजा के बारे में पता चलता है। सिक्कों के उस समय जमाने के कारीगरों की महारत के बारे में पता चलता है। सिक्कों की शुरुआत सबसे पहले प्राचीन ग्रीस में 600 ईसा पूर्व हुई थी। तो आपका ये प्राचीन सिक्का है। पहले के जो रहते थे राजा महाराजा, वो अपना यहाँ पे तस्वीर छपवा देते थे, अपना फोटो। नेक्स्ट पे आते हैं, पुरातत्व स्थल। पुरातत्व स्थल, पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत अतीत के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। भारत के गौरवशाली इतिहास के स्रोतों के रूप में जहाँ एक और साहित्य स्रोत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पुरातत्व का नहीं है। पुरातत्व स्थल, जिस स्थान से ऐतिहासिक अवशेष मिलते हैं, इसे पुरातत्व स्थल कहते हैं। भवन और स्मारक भी पुरातत्व स्थल की श्रेणी में आते हैं। ऐसे स्थानों से मिलने वाले पुरावशेष और अन्य वस्तुओं से बीते ज़माने के बारे में प्रचुर जानकारी मिलती है। तारीखों की मदद से हमें घटनाओं की एक खास क्रम में रखने की सहमति होती है। जैसे पुराने ज़माने में आपका खोजा गया कोई चीज़ है, खुदाई में मिल गया आपका, या फिर ज़मीन के अंदर से निकल गया कुछ, तो उसे हम पुरातत्व स्रोत कहते हैं। ठीक, आपका ये सारा चीज़ वही चीज़ दिया हुआ है जो हमने आपको बताया है। अब यहाँ पे आपका जानने वाला चीज़ है, पहले के लोग जो थे, आपका ये ओल्ड सिक्का है, आपका गोल सिक्का है। पहले ये चौकोर थे सिक्के, उनको पीट कर तांबे के बनाते थे चौकोर यहाँ पे। और आपका ये जो है, इसको स्टोर करने के लिए, कुछ सामान स्टोर करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था इस पॉट को। आपका कुछ मेन चीज़ हो गया, जैसे इस टाइम के बॉक्स वॉक्स वगैरह होते हैं, तो उसमें आप कुछ स्टोर करते हैं अपने सामान को, वैसे ही पहले के ज़माने में इसको स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता था। आपका वही चीज़ में बताया गया है। और आपका लेसन, बस मेन चीज़ तो आपका यही सब था। आपका लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कई लाख साल पहले भारत में किस नदी के तट पर लोगों के रहने के प्रमाण मिले हैं? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, मानव ने 8,000 वर्ष पूर्व सबसे पहले किन फलों का उत्पादन शुरू किया? तो वो है आपका गेहूं और जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में किस फसल का उत्पादन किया गया? तो आपका विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में आपका चावल, राइस का उत्पादन किया गया। सिंधु की सहायक नदियों का नाम लिखिए। तो सिंधु की सहायक नदी है सतलुज, व्यास, रवि, चिनाब और झेलम, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसमें। आपका नेक्स्ट दिया हुआ है, सिंधु नदी के किनारे बस्तियों की विकास कब हुआ था? बस्तियों का विकास कब हुआ था? तो इसका बस्तियों का विकास आपका लगभग 4700 साल पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गंगा की 4 सहायक नदियों के नाम लिखो। तो गंगा के 4 सहायक नदी हैं यमुना, चंबल, सोन और कोसी, जब का मैप में दिया गया है। 7 है आपका, गंगा और इसके सहायक नदियों के किनारे बस्तियों के विकास कब हुआ था? तो आपका लगभग 2500 साल पहले हुआ था।
सो गाइस, मेरी आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।